दोस्तों, बढ़ते इजरायली हमलों के बीच लेबनान की फौज इजरायल से सटे बॉर्डर एरिया में 10,000 फौज तैनात कर दी है। इस बीच हिजबुल्लाह के महासचिव ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने का किया वादा। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इनके अलावा ईरान ने बढ़ाई नौसेना की ताकत, शामिल किया एक और खतरनाक जहाज, चलता फिरता नौसैनिक अड्डा, और साथ में उज्बेकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक साथ 2000 मस्जिदों में एक खास नमाज पढ़ी गई। जानेंगे ये देश 170 साल बाद किस मुसीबत से जूझ रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे इजरायल की एक बड़ी साजिश के बारे में, जो फ्रांसीसी मुसलमानों की जानकारी इजरायल तक पहुंचाई जा रही है, जिससे बवाल मचा हुआ है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, बढ़ते इजरायली हमलों के बीच लेबनानी सेना ने इजरायल की सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। यह वही इलाका है जहां इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने तक लगातार लड़ाई चली थी। लितानी नदी के दक्षिण और इजरायल की सीमा के ठीक ऊपर वाले कई इलाके पहले हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माने जाते थे। वहां लेबनान की सेना और यूएन के शांति सैनिक भी आसानी से नहीं जा सकते थे। लेकिन पिछले साल इजरायल हिजबुल्लाह की लड़ाई खत्म होने के बाद हालात बदलने लगे। अब लेबनानी सेना ने सीमा पर अपनी मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। लगभग 10,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। उन्होंने लितानी नदी के किनारे तस्करी होने वाले 11 क्रॉसिंग पॉइंट भी बंद कर दिए हैं। लेबनानी सेना ने शुक्रवार को स्थानीय और विदेशी पत्रकारों को इन दुर्गम इलाकों में ले जाकर हालात दिखाए। कभी जहां हिजबुल्लाह की भारी मौजूदगी होती थी, आज वहां लेबनानी सैनिक दिखाई दे रहे थे। यूएन के मुताबिक नवंबर 2024 में युद्ध विराम होने के बाद से इजरायल लगभग रोज हवाई हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने पिछले नवंबर से केवल एक इजरायली चौकी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह का कहना है कि अब लितानी नदी के दक्षिण में उसका कोई हथियारबंद ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने निरस्तीकरण यानी हथियार छोड़ने की अमेरिकी समर्थित योजना को पूरी तरह ठुकरा दिया। लेकिन इस बीच, जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, पिछले दिनों इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को मार दिया था। इसी को लेकर संगठन के महासचिव ने इजरायल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने कहा है कि इजरायल ने उनके मुख्य सैन्य कमांडर हैथम अली तवातवाई को बीते हफ्ते बेरूत के दक्षिणी इलाके में मार दिया। कासिम ने इसे सीधा हमला और बहुत बड़ा अपराध बताया और कहा कि हिजबुल्लाह को जवाब देने का पूरा हक है और जवाब का समय वो खुद तय करेंगे। कासिम ने यह भी कहा कि आगे कभी युद्ध हो सकता है, कभी नहीं भी, ये दोनों संभव है। उन्होंने कहा कि लेबनान को इजरायल से निपटने की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें सेना और आम लोग दोनों शामिल हो। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि पोप लियो का आगामी दौरा शांति लाने और इजरायल के हमलों को रोकने में मदद करेगा। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने नवंबर 2024 के संघर्ष विराम का पूरी तरह पालन किया है और इजरायल से लगातार हमले बंद करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने अपनी नौसेना में एक नया तैरता हुआ बेस कुर्दिस्तान शामिल किया है और डिस्ट्रॉयर जहाज साहंद को भी फिर से तैयार करके पेश किया है। साहंद कुछ महीने पहले बंदर अब्बास में एक हादसे के कारण डूब गया था। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हातमी ने समारोह में नई नौसेना सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान तेज मिसाइल बोट्स, ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन और तटीय व समुद्री इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी दिखाया गया। सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि नौसेना के शहीद जवानों के परिवार भी मौजूद थे। 3 शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। बता दें कि साहंद डिस्ट्रॉयर मौज क्लास का तीसरा जहाज है। ये 6 जुलाई 2024 को बंदर अब्बास के घाट पर दुर्घटना के कारण डूब गया था। नौसेना की टीमों ने 14 दिन लगातार काम करके जहाज को फिर से सतह पर लाया। वहीं कुर्दिस्तान फ्लोटिंग बेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समुद्र में नौसेना और अन्य यूनिट्स को मदद और सपोर्ट देता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये नए जहाज और बेस नौसेना की ताकत बढ़ाने, तकनीक दिखाने, नए हथियार और सिस्टम पर काम करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री में रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मध्य एशिया का मुस्लिम बहुल देश उज्बेकिस्तान इन दिनों इतिहास के सबसे गंभीर सूखे से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शुक्रवार को देश भर की 2000 मस्जिदों में एक साथ बारिश के लिए विशेष नमाज अदा की गई। मतलब एक स्पेशल अलग से नमाज अदा की गई जो बारिश के लिए होता है।
धार्मिक नेताओं ने लोगों से कहा कि जब विज्ञान और मौसम साथ ना दे तो अल्लाह से रहमत की बारिश मांगी जाए। राजधानी ताशकंद में जुटे हजारों लोगों ने खुले मैदानों और मस्जिदों में नमाज अदा की। लोगों का कहना है कि हमने ऐसी दुआ कभी नहीं की, लेकिन बारिश इतनी देर से हो रही है कि हमें अल्लाह से रहमत मांगनी पड़ी। उज्बेकिस्तान के मौसम एजेंसी के मुताबिक इस साल ताशकंद में 170 साल में सबसे भीषण सूखा पड़ा है। पिछले 60 सालों में देश का तापमान वैश्विक औसत से 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। इससे सूखे की घटनाएं तेजी से बढ़ी। यानी इस बार की समस्या सिर्फ मौसम की नहीं, जलवायु परिवर्तन का सीधा असर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर मध्य एशिया के लगभग 8 करोड़ लोगों के लिए पानी का सबसे बड़ा सहारा है। 5 मध्य एशियाई देशों में जनसंख्या और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, जबकि पानी के सोर्स उसी गति से घट रहे हैं। इस वजह से उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर पानी का दबाव कई गुना बढ़ गया है। बारिश न होने से फसलें सूख रही, झीलें सिकुड़ रही, बिजली और सिंचाई सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही। ऐसे में लोग आखिरी उम्मीद के रूप में दुआओं की ओर लौट रहे हैं। मौसम विज्ञान से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों तक साफ कह रही है कि यह सिर्फ मौसमी देरी नहीं, बल्कि गंभीर और लंबा जलवायु संकट है। और जब तक बड़े पैमाने पर पर्यावरण सुधार नहीं होते, देश को ऐसे संकट लगातार झेलने पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस की मुस्लिम संस्था फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ यानी CFCM ने शुक्रवार को सरकार से मांग की है कि वो उन आरोपों की जांच करे जिनमें कहा गया है कि 2 लोगों ने फ्रांस के मुसलमानों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसे इजरायल की खुफिया एजेंसी को भेज दिया। संस्था ने अपने बयान में कहा कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि फ्रांस में मुसलमानों पर की गई जांच देश की यहूदी संस्थाओं के प्रतिनिधि संगठन की मांग पर हो रही थी। इन आरोपों के मुताबिक फ्रांस के कुछ राजनीतिक, प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े लोगों ने मुसलमानों से जुड़ी जानकारी 2 व्यक्तियों को दी, जिनमें से एक इजरायली है और फिर वो जानकारी एक विदेशी देश है यानी इजरायल की खुफिया एजेंसी को भेजी गई। ये आरोप एक वायरल वीडियो के बाद सामने आए, जिसमें फ्रांसीसी लेखक दिदिये लॉन्ग ये कहते दिख रहे हैं कि वो 2023 से फ्रांस की यहूदी संस्थाओं के लिए मुसलमानों पर रिसर्च कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो ये काम इजरायल सरकार के सलाहकार दाव मिमोन के साथ मिलकर कर रहे हैं। लॉन्ग का कहना है कि उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, जिनमें फ्रांस के आंतरिक खुफिया एजेंसी और सैन्य खुफिया विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। और फिर जो जानकारी इकट्ठा हुई उसे रिपोर्ट्स के जरिए इजरायली खुफिया एजेंसियों को भेजा गया। फ्रेंच मुस्लिम काउंसिल का कहना है कि लॉन्ग और मिमोन फ्रांस के मुसलमानों को यहूदियों के लिए खतरा मानते हैं, जो कि एक बेहद गंभीर आरोप है। संस्था ने सरकार से, खासकर फ्रांस के गृह मंत्रालय से अपील की है कि वो इस पूरे मामले में आधिकारिक जांच शुरू करे। इसके साथ ही संस्था ने यह भी कहा कि वो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी शिकायत दर्ज करवाएगी, ताकि ये पता चल सके कि मुसलमानों से जुड़ा कौन सा डेटा इकट्ठा किया गया और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।